अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम नुदरत, खतीजा। बेटा मुझे मैसेज करके बताएं कि आवाज़ आ रही है मेरी। मैं ठीक हूँ गुले लाला। आप कैसी हैं? ओके ठीक है, थैंक यू गुले लाला। इतनी कम स्ट्रेंथ कहाँ है सारे बच्चे? सिर्फ 5 बच्चे प्रेजेंट हैं। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं, लेक्चर अपलोड हो जाए तो हम स्टार्ट करते हैं। क्यों भाई, नींद क्यों आ रही है? सिर्फ 6 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। आ जाएं सब लोग जल्दी जल्दी, बेटा स्टार्ट करें फिर लेक्चर। अच्छा, लेक्चर नहीं अपलोड हो रहा अभी तक। मॉडरेटर से रिक्वेस्ट करते हैं हम कि लेक्चर अपलोड कर दें, तो फिर स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम नीलम। हेलो जी माहा। लेक्चर प्लीज अपलोड कर लेक्चर। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। माहा, कोड ऑफ एथिक्स है। गुड इवनिंग नौरीन। वालेकुम अस्सलाम अरफा। बस लेक्चर हमारा विद इन इंशाल्लाह 1 to 2 मिनट्स अपलोड हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस का स्केड्यूल भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, इन्फॉर्म कर दूंगी। वालेकुम अस्सलाम मिसबा। टेस्ट की तैयारी किस किसने की है? चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम। कोड ऑफ एथिक्स लास्ट जो है हम इन्फॉर्म कंसेंट और कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसे हम कंप्लीट कर चुके थे टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है न्यू, दैट इज कोड ऑफ एथिक्स। इसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। कोड ऑफ एथिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? वालेकुम अस्सलाम मुसर्रत। क्या क्या हमने पढ़ना है? At the end of this session, the learners will be able to define code.
Code of ethics and ethical principles. Discuss the purposes of code of ethics, enlist the functions and elements of ethical code, explain Code of Ethics by ICN International Council for Nurses and Pakistan Nursing Council. Then we will compare these Code of ICN and PNC, discuss application of Code of Ethics in clinical setting, define nursing pledge in relation to Code of Ethics. ठीक है जी, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं सिंपली। जैसे कोड ऑफ एथिक्स है, कोड्स क्या होते हैं हम ये देखेंगे, कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, पर्पस क्या है उनके, स्पेसिफिकली नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वार्ड एरिया में हम पेशेंट के साथ काम कर रहे हैं वहाँ क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। फिर आप सबको पता है कि हमारी इंटरनेशनल काउंसिल है नर्सेज की, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज, उसके क्या क्या कोड ऑफ एथिक्स हैं। और पाकिस्तान ऑब्वियसली हमारी एक नेशनल नर्सिंग काउंसिल भी है, दैट इज़ पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। तो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के भी कुछ ना कुछ कोड ऑफ एथिक्स होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन नॉट इन द नेगेटिव सेंस, लाइक ऑब्वियसली आईसीएन के अपने जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, फिर डिफरेंट कंट्रीज के, उसके साथ साथ अपने कंट्रीज के लिहाज से हम जो है डिफरेंट कोड्स बनाते हैं, उन दोनों में हम देखेंगे, उन दोनों को कंपेयर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें कॉमन है और क्या क्या सिमिलैरिटीज उनके अंदर मौजूद हैं। देन वी विल डिस्कस कि ये जो एथिक्स हैं या कोड ऑफ एथिक्स हैं, इनको हम पढ़ाने का क्या मकसद है, कहाँ कहाँ ये वार्ड में किस तरह से अप्लाई हो रहे होंगे, एप्लीकेशन किस तरह से होगी इनकी। और नर्सिंग प्लेज के रिलेशन में थोड़ा सा कोड ऑफ एथिक्स को देखेंगे कि नर्सिंग प्लेज में हम जिन चीज़ों का प्रॉमिस करते हैं उसका क्या रिलेशन है कोड ऑफ एथिक्स के साथ। वालेकुम अस्सलाम अक्सा। चलिए ओके जी, पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं, कोड क्या होता है, फिर कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ कोड इज अ सेट ऑफ रूल्स अबाउट हाउ पीपल शुड बिहेव और अबाउट हाउ समथिंग मस्ट बी डन। जैसे एथिक्स आपको पढ़ाया था तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एथिक्स पढ़ रहे हैं हम, कोड ऑफ एथिक्स पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारी जो डेली लिविंग्स होती हैं, इवन हम लाइक अगर कोड्स की बात करें तो ऑब्वियसली द वे यू बिहेव, इसमें देखें अगर हम वार्ड एरिया में हैं तो हम अपने पेशेंट्स के साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, हम अपने कोवर्कर्स के साथ किस तरह बिहेव कर रहे हैं, हम अपने सीनियर जूनियर्स के साथ किस तरह बिहेव कर रहे हैं, हम घर में हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं, हर जगह प्रेजेंट होती हैं। सो कोड बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं कि हमने हाउ वी शुड बिहेव टू समवन। So whether we are in our clinical setting, so the rules how we should behave to the patients, how we should behave to our colleagues, or whether we are from any profession or we are in our home, so how we have to behave with our siblings, our mother father। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं यही बेसिकली आपके कोड्स कहलाते हैं। एंड हाउ समथिंग मस्ट बी डन, one thing is behavior and second one that is involved in these set of rules, that is anything you have to done, वो आपने किस तरह से करनी है। यानी किसी भी काम को करने के आपको पता है कोई ना कोई रूल रेगुलेशन होते हैं। अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो किसी भी कोई भी प्रोसीजर आपने या पेशेंट के साथ कोई भी प्रोसीजर करना है तो उसको करने का आपको पता है एसओपीज होते हैं, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं जिन्हें हमने फॉलो करना होता है। That is simply called codes. Now, what is code of ethics? A code of ethics is a guide for an individual or group to follow in making decisions regarding ethical issues। जिस तरह से कोड है सेम जब इसमें हम ethical issues को इन्वॉल्व कर लेंगे that would be code of ethics। यानी अगर कोई भी ethical issues हैं उससे रिलेटेड हमने कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, अब वो दोनों तरह से हो सकती है। देखिए इंडिविजुअल बेसिस पे भी हो सकती है या फिर किसी एक ग्रुप में भी हो सकती है, लेकिन दोनों को उस चीज़ को फॉलो करना है। कोई एथिकल इशू है, कोई एथिकल इशू अराइज हो गया है तो एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स बने हुए हैं, वो वेदर दैट एथिकल इशू इज कंसर्न विद एन इंडिविजुअल पर्सन और दैट एथिकल इशू इज फेस्ड बाय एनी ग्रुप,
दोनों ने उसी कोड को फॉलो करना है, दैट इज सिंपली कॉल्ड कोड ऑफ एथिक्स। एक और सिंपल सी डेफिनेशन है कोड ऑफ एथिक्स की। Code of ethics is a set of ethical principles that are generally accepted by the members of a profession। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि कोड ऑफ एथिक्स सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग प्रोफेशन या से रिलेटेड नहीं है। सो कोई भी प्रोफेशन है उसके जितने भी मेंबर्स होंगे, इन्हीं कोड ऑफ एथिक्स बेसिकली एक सेट है आपके एथिकल प्रिंसिपल्स का, बट वो एथिकल प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। यानी किसी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कोड ऑफ एथिक्स या उसकी जो गाइडलाइंस हैं दे आर फॉलोड बाय इंडिविजुअल एज वेल एज फ्रॉम अ ग्रुप, इसी तरह से इनको बनाने में भी सबका रोल होता है। लाइक जो भी आपके यानी आपने जो भी कोड ऑफ एथिक्स बनाए हैं दे आर मेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ अ प्रोफेशन, यानी सबकी उसके अंदर एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। किसी एक की एक्सेप्टेंस से या किसी एक की सजेशन से ये कोड्स नहीं बनाए जाते, और अगर ऐसा कुछ होगा तो ऑब्वियसली वो देखें एथिक्स जो है वो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एथिक्स इज़ बेसिकली रिलेटेड टू होल सोसाइटी। और सोसाइटी इज़ वेदर हम जनरल अपनी सोसाइटी की बात कर लें या फिर हम अपने हॉस्पिटल को एज अ सोसाइटी कंसीडर करें, तो जब वो सारी चीज़ें पूरी सोसाइटी के ऊपर एप्लीकेबल होनी है तो ऑब्वियसली इन कोड्स को बनाते हुए जो जितने भी मेंबर्स होंगे उस प्रोफेशन के, उस सोसाइटी के, सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इन कोड्स को डेवलप किया जाएगा और उन सब की तरफ से इसके लिए एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप सो कि कोड और कोड ऑफ एथिक्स की जो डेफिनेशंस हैं, इनकी जो एलैबोरेशंस हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, आवाज़ क्लियर है बेटा? ऑडिबल हूँ मैं और समझ आ रहा है सब कुछ? थोड़ा सा मुझे रिस्पॉन्स दीजिए ताकि मुझे पता लगे, साथ साथ फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके, एथिकल प्रिंसिपल कोड्स होते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा कि ये बेसिकली कोड्स जो हैं बेसिकली सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। तो प्रिंसिपल्स भी देख लेते हैं कि एथिकल प्रिंसिपल्स हैं क्या। ऑल्दो हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। एथिकल प्रिंसिपल्स आर मॉरल नॉर्म्स दैट नर्सिंग एज अ प्रोफेशन बोथ डिमांड्स एंड स्ट्राइव्स टू इम्प्लीमेंट इन एवरीडे क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिकली मॉरल नॉर्म्स हैं हमारे, जो अगर हम स्पेसिफिकली नर्सिंग प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, नर्सिंग इन एथिकल प्रिंसिपल्स को डिमांड भी करती है, यानी इन एथिकल प्रिंसिपल के बगैर नर्सिंग इनकम्प्लीट है। वाइल वी आर डूइंग नर्सिंग प्रैक्टिस, वाइल वी आर गिविंग नर्सिंग केयर टू द पेशेंट्स, तो नर्सिंग एज अ प्रोफेशन डिमांड करती है कि ये तमाम एथिकल प्रिंसिपल्स जो है इम्प्लीमेंट होने चाहिए। एंड ना सिर्फ वो डिमांड करती है बट इट ऑल्सो स्ट्राइव्स टू इम्प्लीमेंट, बल्कि नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, स्ट्राइव मीन्स क्या होता है? सिंपली ट्राई करना, टू इम्प्लीमेंट के इन तमाम एथिकल प्रिंसिपल हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के अंदर इम्प्लीमेंट भी करें। एथिकल प्रिंसिपल्स की बात कर लें हम, एथिकल के प्रिंसिपल्स को डिटेल में जाके जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर लें, वेरासिटी की बात कर लें, फिडेलिटी की बात करें, बेनिफिसेंस की बात करें, इन सारी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ डिमांड नहीं करना, बट यू बीइंग अ नर्स और इम्प्लीमेंट करने की बॉडी एरिया में यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन। आप इवन यू कैन नॉट ब्लेम योर सोसाइटी, योर आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे प्रैक्टिस इस तरह की हैं और इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आपने ज़रूर डिमांड करने के साथ साथ स्ट्राइव भी करना है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, अब हम देख लेते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स के पर्पसेस क्या हैं। थोड़ा सा हम कोड ऑफ एथिक्स के पर्पसेस को डिस्कस कर लेते हैं। कोड ऑफ एथिक्स हैज़ इट्स ओन पर्पस फॉर नर्सेस। Every nurse should obey and abide by the code of ethics for the following reasons। यानी कोड ऑफ एथिक्स जो है नर्सेस के लिए
ऑब्वियसली तमाम कोड ऑफ एथिक्स का या उन्हें अप्लाई करने का इन द वार्ड एरिया कोई ना कोई पर्पस है, कोई ना कोई मकसद है। एंड ऑल नर्सेज शुड ओबे, किसी के लिए कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। ये तमाम कोड ऑफ एथिक्स जो हैं इन्हें तमाम नर्सेज ने ओबे करना है। और क्यों ओबे करना है, क्या मकसद है, क्या रीजंस है? फॉर द फॉलोइंग रीजंस। ओके अब हम देख लेते हैं क्या क्या पर्पस है। टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द नर्सिंग प्रोफेशन वेरी वेल, बिकॉज द कोड ऑफ एथिक्स इंडिकेट्स दैट ईच एंड एवरी पर्सन इन द सोसाइटी हैज़ द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द नर्सिंग केयर गिवन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस। सबसे पहले क्या है कि हमारे जो कोड ऑफ एथिक्स हैं ये हेल्प आउट करते हैं कॉमन पीपल को, जो भी हमारे इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं सबसे पहले तो उन्हें हेल्प आउट करता है कि वो अंडरस्टैंड करें नर्सिंग प्रोफेशन को। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि ये जो पर्पस है कोड ऑफ एथिक्स का, दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू नर्सिंग और नर्सिंग प्रोफेशन। ये हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ये सब कुछ पढ़ते आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते आ रहे हैं दैट नर्सेज इज नॉट ओनली सराउंडिंग और रिवॉल्विंग अराउंड nurses only. So and even not only around nurses and patients, but जो आपके सोसाइटी में कॉमन लोग मौजूद हैं, पीपल मौजूद हैं, उन सब के साथ भी नर्सिंग का बहुत गहरा रिलेशन है। सो जितने भी लोग होंगे, जाहिर है एक आप किसी एक शख्स की बात करें, कॉमन लोगों की बात करें, सोसाइटी में मौजूद लोगों की बात करें, सबसे पहले तो जब वो कोड ऑफ एथिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उन्हें पता होगा कि व्हाट इज कोड ऑफ एथिक्स, उन्हें मालूम होगा कि अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ एथिक्स क्या क्या नर्सिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट। सो ऑब्वियसली वो नर्सिंग प्रोफेशन को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे। जैसे एक लोगों की देखें, अगर नेगेटिविटी बिल्ड हुई हुई है, नेगेटिव मेंटालिटी बिल्ड हुई हुई है कि जी नर्सिंग नर्सिंग प्रोफेशन ठीक नहीं है, या नर्सेस ठीक काम नहीं करते हैं, या फिर कहीं करप्शन है इस प्रोफेशन में, इस तरह की बातें कहाँ से आती हैं? जब उन्हें ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी कि नहीं जी, दिस इज नर्सेज, दिस इज द कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज, दिस इज द वे द नर्सेज हैव टू बिहेव, दिस इज द वे द नर्सेज हैव टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। अब अगर फिर उन्हें ये चीज़ अंडरस्टैंड होना शुरू होगी, नो नर्सेज ये सारी पॉजिटिव चीज़ हैं, सो नर्सिंग प्रोफेशन में ये सारी चीज़ें तो पॉजिटिविटी ही है सारी। अब जो लोग इससे हट कर काम कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली नॉट रिलेटेड टू द नर्सेज। सो नर्सिंग प्रोफेशन की एक जो पॉजिटिव इमेज बिल्ड होगा, दिस इज बेसिकली किस तरह से बिल्ड होगा वो, जब उन्हें उस नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में पता होगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू होगी। तो फिर लोगों की मेंटालिटी चेंज होना शुरू होगी, लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे कि बाकी तमाम प्रोफेशंस की तरह नर्सिंग प्रोफेशन में मे बी देयर इज सम लैकिंग्स, यहाँ पे कुछ फ्लॉज हो सकते हैं, बट बिल्कुल उसी तरह जैसे इस दुनिया में मौजूद और डिफरेंट प्रोफेशंस में आपको फ्लॉज मिलते हैं। फिर लोग नर्सिंग प्रोफेशन में मौजूद फ्लॉज को भी इस तरह से देखने शुरू करेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग लोगों की नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में डेवलप होगी। सो जब वो अच्छे से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, तो ऑब्वियसली जब एक कोई शख्स अंडरस्टैंड करना शुरू करेगा, तो इसी तरह से सोसाइटी के दूसरे लोग भी उसको अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे। उन्हें पता लगना शुरू होगा कि राइट क्या है, और नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के जो बेसिकली स्टैंडर्ड्स हैं प्रैक्टिस के, वो क्या हैं। सेकंड पर्पस क्या है, टू क्रिएट एंड फॉलो स्टैंडर्ड गाइडलाइन टू प्रैक्टिस फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर। अब ये जो पर्पस है सेकंड, दिस इज प्योरली रिलेटेड टू नर्सिंग प्रोफेशन और नर्सेज। यानी हमने जो डिफरेंट, देखिए आपको जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, लाइक यू आर एनरोल्ड इन पोस्ट आर एन सब्जेक्ट प्रोग्राम, और वेदर यू आर एनरोल्ड इन 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, इन सारी चीज़ों में आपको जो चीज़ें वी आर टीचिंग यू प्लस वी आर प्रोवाइडिंग यू डिफरेंट चेकलिस्ट फॉर द डिफरेंट प्रोसीजर्स यू विल हैव टू परफॉर्म इन स्किल्स लैब, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू परफॉर्म ऑन योर पेशेंट्स। सो वो एक गाइडलाइंस होती हैं, आपको स्टैंडर्ड गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं किसी भी प्रोसीजर को परफॉर्म करना है। प्लस सेकेंडली
आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए प्रोफेशनली, इन दोनों चीज़ों के लिए दिस इज जस्ट ड्यू टू द कोड ऑफ एथिक्स। के कोड ऑफ एथिक्स पहले तो उन सारी गाइडलाइंस को क्रिएट करता है कि अगर कोई, फॉर एग्जांपल अगर आपने आईवी कैनुलेशन की बात करें, आपको पता है उसके एसओपीज हैं, आपने उसकी एसेप्टिक टेक्निक का ख्याल रखना है, आपने पेशेंट के कंफर्ट लेवल का ख्याल रखना है। तो इन ये सारी चीज़ें क्या हैं, बेसिकली हम इन सारी चीज़ों को सबसे पहले गाइडलाइन को क्रिएट करते हैं। तो ये क्रिएशन क्या है, ये भी तो आपके कोड्स हैं ना जो बन रहे हैं कि आपने आईवी कैनुलेशन करनी है तो ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है, हमने क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद उन गाइडलाइंस को, दिस इज द ड्यूटी ऑफ नर्सेज, उन्हें पता है दैट इफ आई हैव टू परफॉर्म द आईवी कैनुलेशन, इफ आई हैव टू पुट एन एनजी ट्यूब टू द पेशेंट, तो इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि ये एसओपीज हैं, ये कोड हमें जो हाउ हाउ वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटी बना दिए गए हैं, नाउ वी हैव टू फॉलो। तो दोनों चीज़ें किसकी वजह से पॉसिबल हो रही हैं, यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स की वजह से पॉसिबल हो रही हैं कि हमने हाउ वी हैव टू बिहेव, हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होना चाहिए, पेशेंट के साथ डिफरेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते वक्त हमारा क्या एसओपीज होने चाहिए जिन्हें हमने फॉलो करना है, प्लस हमारा प्रोसीजर परफॉर्म करते वक्त पेशेंट के साथ किस किस्म का बिहेवियर होना चाहिए। तो इन सारी गाइडलाइन को क्रिएट भी कोड ऑफ एथिक्स कर रहा है और ऑब्वियसली उन्हें फॉलो भी कोड ऑफ एथिक्स ही करवा रहा है। चलें जी, और देख लेते हैं, टू डिलीनिएट द इम्पोर्टेंट एथिकल कंसिडरेशन अबाउट द नर्सिंग प्रोफेशन, यानी हाईलाइट करना चीज़ों को जो भी इम्पोर्टेंट एथिकल का, ये तो हमने जनरल बातें कर ली थी, जनरल आपको मैंने बताया कि आईवी कैनुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होना चाहिए, ये सब देखें कहीं, लेकिन इन सारी चीज़ों में मोर स्पेसिफिकली कोई एथिकल कंसिडरेशंस भी आ सकती हैं। ठीक है, तो एथिकल इश्यूज कहीं पे भी हाईलाइट हो रहे हैं हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में, कहीं पे भी अराइज हो रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को कहाँ क्या परफॉर्म करना है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब एथिकल, देखिए कोई भी इशू अराइज हो रहा है तो वहाँ पे एथिकल कंसिडरेशन करना क्यों ज़रूरी है, किसी भी इशू को एथिक्स के पर्सपेक्टिव में रख कर डिस्कस करना या रिजॉल्व करना क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस भी हमें कोड ऑफ एथिक्स की वजह से पता लगती है। To provide an oath to a society, thereby showing commitment to the public, ये बेसिकली सोसाइटी को एक ओथ, देखें जब आप अपना कंप्लीट करते हैं, आप ग्रेजुएट होते हैं, आप सबसे ओथ लिया जाता है ना, तो ओथ क्या है, आपका प्रॉमिस है, वो अभी हम आगे प्लेज डिस्कस भी करेंगे, उसमें हम ये भी देखेंगे कि हम उस प्लेज में क्या क्या किस किस चीज़ के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये कोड ऑफ एथिक्स जो है इस सोसाइटी को एक ओथ प्रोवाइड कर रही होती है, देयर बाय नर्सेस की कमिटमेंट एक कमिटमेंट बन जाती है, कमिट कर देती है नर्सेस को टुवर्ड्स द पब्लिक, एज यू हैव टेकन ओथ, यू हैव प्रॉमिस्ड टू गॉड, सो आपको अब क्या करना है, आपने अपनी फुल कमिटमेंट शो करनी है टुवर्ड्स पब्लिक। Next is to ensure that the nurses always remember their specific responsibility towards the client. Most important thing, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ चीज़ों को हमने बना नहीं लेना, we personally have to स्ट्राइव आवर सेल्फ, हमें खुद से कोशिश करनी है, इंश्योर करना है इन चीज़ों को। ये हमेशा नर्सेज को इंश्योर करवाती है, कोड ऑफ एथिक्स जो इंश्योर करवाते हैं कि नर्सेज ऑलवेज रिमेंबर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सेज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उनकी पेशेंट की तरफ है उन्हें याद रखें। क्या मतलब है इस बात का, देखिए व्हाट डज इट मीन बेसिकली, लाइक अभी जिस तरह हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं ना, हम सिस्टम को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, हम एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, अब इफ़ वी वांट टू डू समथिंग न्यू, वी वांट टू डू समथिंग बेटर फॉर द पेशेंट, तो हम क्या हमारी क्या हमारे कंसर्न्स होते हैं, हाँ जी इस पाकिस्तान में तो हॉस्पिटल्स में ये प्रैक्टिसेस नहीं होती, या हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि जी फ़लाँ हॉस्पिटल में हम काम करते हैं, वहाँ तो हमें कोई काम नहीं ये करने देता, वहाँ इस तरह की प्रैक्टिस, तो क्या है ये सारी चीज़ें, हमने दूसरों के ऊपर ब्लेम भी नहीं करना, मीन्स स्पेसिफिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना है, हम दूसरों को गाइड कर सकते हैं, पेशेंट के भले के लिए हम दूसरों को अच्छा कह सकते हैं दूसरों के साथ, लेकिन हम
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं भूलना हमने। सो ये इंश्योर करता है नर्सेज को कि जो नर्सेज की अपनी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइंट की तरफ, उसे नर्सेज याद रखें। So next is functions of code of ethics. The code of ethics revolves around three important functions: responsibility, self-regulation, and guidance. So अब I need some participation from your side. अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमने प्रोसेस डिस्कस किए हैं कोड ऑफ एथिक्स के, कोड क्या है, कोड ऑफ एथिक्स क्या है। अब आप लोग थोड़ा सा, आई थिंक काफ़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी अबाउट द कोड ऑफ एथिक्स। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड from these functions of code of ethics? What is responsibility means in reference to the code of ethics and in reference to the patient care, and what does self regulation mean, and what is the role of guidance in the code of ethics? स्ट्रेंथ आज बहुत कम है स्टूडेंट की, आप लोग प्लीज कम्युनिकेट करें बाकी स्टूडेंट्स को भी। आपके टेस्ट स्केड्यूल्ड हैं, सो लेक्चर्स नहीं लेंगे तो किस तरह से आप लोग टेस्ट में अपेयर हो सकेंगे। सो कम्युनिकेट करें बाकी स्टूडेंट्स को भी, लेक्चर अटेंड किया करें और टेस्ट के लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में टेस्ट भी है आपका। जवाब दीजिए। आई हैव थ्रोन अ क्वेश्चन to you. What is a responsibility in code of ethics? What does self-regulation mean? And what is the role of guidance in code of ethics? What do you people think? किसी को जवाब नहीं आ रहा? चले मैं खुद ही पढ़ा देती हूँ आपको। बाकी मोस्ट वेलकम जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, आप लोग भी अपने मुझे आंसर जो है लिख कर भेजें। ओके, अक्सा का जवाब आया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स प्रॉपर कंसर्न टुवर्ड्स पेशेंट केयर। ओके ठीक है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपने, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने पेशेंट की केयर की तरफ आपका कंसर्न होना चाहिए, यानी आपका होल सोल जो कंसर्न है वो होना चाहिए टुवर्ड्स योर पेशेंट केयर। ठीक है, और भी बच्चे जो है मुझे आंसर करें। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी, this means that every nurse should obey the code of ethics in terms of provision of right care to the right person at the right time. A nurse is answerable and accountable for each activity of his or her in the nursing care provided to the patient. Okay, हिरा का आंसर आया है टोटल पेशेंट केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। खतीजा ने कहा है फर्स्टली वी शुड रिस्पॉन्सिबल अबाउट आवर वर्क रिलेटेड टू आवर जॉब और अनदर रूटीन। Aksa, self-regulation means be committed to the patient care. Sundas, in code of ethics, responsibility for the job. ठीक है, गुड, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों को चीज़ों की। तो हम थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं। सबसे पहले जो फंक्शन हमने पढ़ना है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपल। अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स के फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिए, आप जहन में रखिए कि कोड ऑफ एथिक्स की तरफ क्या है कि जो भी नर्सेज हैं उन्हें सबसे पहले तो कोड ऑफ एथिक्स को ओबे करना है। नाउ इन विच टर्म्स, ऑब्वियसली providing nursing care to the patient, so right care to the right person at the right time बहुत ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर देना इज़ नॉट इनफ, राइट केयर प्रोवाइड करनी है टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। एक एग्जांपल है इसकी, एक पेशेंट है आपके पास, एडमिटेड है, मे बी वो आपका पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है। पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा है, उसको कंप्लेन करते करते आधा घंटा गुजर गया, 1 घंटा गुजर गया। 1 घंटे के बाद आप आ रही हैं, उस पेशेंट को कोई पेन किलर दे रही हैं। सो डू यू थिंक कि आपने जो कोड ऑफ एथिक्स है इन रिगार्डिंग पेशेंट केयर, उससे आपने फॉलो किया है, आपने उससे फुलफिल किया है? देखिए, जिस वक्त पेशेंट की प्रॉब्लम है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा पेशेंट है। सो
पेशेंट को जिस वक्त पेन हो रहा है, आप उस वक्त पेशेंट को जो केयर प्रोवाइड करेंगे, वेदर आपने उसे कोई पेन किलर देना है, आपने उसे कोई बैक मसाज देना है, या फिर कोई भी थेराप्यूटिक और टेक्निक आपने यूज करनी है, अगर वो आप राइट टाइम पर यूज करेंगे तो ही वो राइट पर्सन के लिए राइट केयर होगी, ठीक है। अदरवाइज this is not you are not accomplishing or fulfilling your responsibility in concern with code of ethics. A nurse is answerable. अब दूसरी चीज क्या है कि जो भी वट एवर द प्रोसीजर, वट एवर यू आर परफॉर्मिंग on your patient, you are responsible, you are answerable and you are accountable. आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए आप होली सोली रिस्पॉन्सिबल हैं उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, while you are providing care to the patient. Next is guidance. The code of ethics acts as a shield. It guides and regulates a nurse to act in the right manner. It does not admit any kind of malpractice, negligence or laziness during working hours. अब देखिए this is a very good point that the code of ethics act as a shield. कि जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, आपके जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, हमें समटाइम लगता है कि वी आर परफॉर्मिंग, हम कोई भी काम कर रहे हैं अपने वार्ड एरिया में, हमें बहुत मुश्किल लगता है। लाइक अभी लाइक अगर हम इन्फॉर्म कंसेंट की एग्जांपल लें तो उसमें भी हमें बहुत लाइक मुश्किल लगता है कि जी हम इन चीज़ों को फॉलो करें। अच्छा ये प्रोटोकॉल्स हैं, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है एसओपीज की जिसे हमने फॉलो करना है। इस तरह से एग्जांपल ले लेते हैं अगर आईवी कैनुलेशन की, यू ऑल नो कि उसके पूरे एसओपीज हैं, how you locate the vein of your patient, how you introduce yourself to the patient, आप aseptic technique को मतलब लाइक फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब हम सोचते हैं एक आईवी कैनुलेशन ही तो है, पेशेंट को आईवी कैनुलेशन ही तो करनी है, बस ठीक है जाएं पेशेंट के पास और हाथ पकड़ के पेशेंट को कैनुला पास कर दें। मेडिसिन तो हम तब भी पेशेंट को दे देंगे और अगर हम एसओपीज फॉलो करेंगे तो भी हम पेशेंट को जो है कैनुला से मेडिसिन दे देंगे। तो अब कौन इतनी लंबे एसओपीज को फॉलो करे? बट we all have to understand this point that these code of ethics, these SOPs, they are basically shield for ourselves. ये हमारी सेफ्टी के लिए हैं कि जो कोड ऑफ एथिक्स है ये हमें सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं सबसे ज्यादा। ऑल दो दीज कोड ऑफ एथिक्स आर फॉर योर पेशेंट, फॉर ओवरऑल योर सोसाइटी, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दीज कोड ऑफ एथिक्स आर वर्किंग एज अ शील्ड फॉर ourselves. And how they are working as a shield for ourselves? Because they save ourselves from एनी मेल प्रैक्टिसेस, एनी नेग्लिजेंसेस। लाइक अगर हम प्रॉपर एसओपीज को फॉलो करके किसी भी प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले तो उसके अंदर मेल प्रैक्टिसेस के, नेग्लिजेंसेस के चांसेस बहुत ही कम हो गए। और अगर अनलकीली कोई इस तरह की कोई ड्रॉबैक्स हमारे सामने आ भी जाते हैं उस प्रोसीजर के, कोई नेगेटिव आउटकम्स हमारे पास आ जाते हैं, तो वी हैव आवर साइड सेफ, we have saved ourselves, that we have followed these protocols. अगर अब इसके बाद कोई भी इस तरह की चीज सामने आ रही है तो obviously no one can sue you. सो सिंपल ये हमें जो हमारी कोड ऑफ एथिक्स है इनका ये फंक्शन है कि ये हमें गाइड कर रहा है व्हाट इज द राइट मैनर। किसी भी नर्स के लिए किसी भी चीज को परफॉर्म करने के लिए राइट मैनर क्या है। एंड दिस डज नॉट एडमिट कोई भी मेल प्रैक्टिस नर्सेस की तरफ से, या फिर नेग्लिजेंसी पेशेंट की केयर में, या फिर वर्किंग आवर्स में लेजीनेस शो करना, यानी आप किसी भी काम को अननेसेसरीली जो है वो डिले करते रहें। ये सारी चीजें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं according to the code of ethics. So basically this guides us that these code of ethics guide us that what is the right manner we should have to follow while we are providing care to our patients. Third function is self regulation. सेल्फ रेगुलेशन वर्ड से आपको समझ आ रहा है, दिस इज अबाउट योर सेल्फ। रेगुलेट का सिंपल क्या मतलब होता है? टू कंट्रोल। सो सेल्फ रेगुलेशन मीन्स आपने खुद को किस तरह से कंट्रोल करना है। द कोड ऑफ एथिक्स हैज इट्स ओन रेगुलेटरी बॉडीज विच इंश्योर्स दैट अ नर्स फॉलोज द एथिक्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिज और हर नर्सिंग कैरियर। जो कोड ऑफ एथिक्स हैं
इसकी आप यू ऑल नो दैट वी हैव डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज। वो रेगुलेटरी बॉडीज कौन है? रेगुलेटरी बॉडीज वो हैं जो हमारे हर प्रोफेशन की रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं। देखें, हर सिस्टम की, हर प्रोफेशन की रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, उसके बगैर कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता। जो रेगुलेटरी बॉडीज है, नर्सिंग प्रोफेशन की हम बात करें, यू ऑल नो कि इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज जो है हमारी, वो एक रेगुलेटरी बॉडी है। अगर हम नेशनल लेवल पे बात करते हैं, पाकिस्तान लेवल पे बात करते हैं, तो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है। इसके अलावा हमारी जो है प्रोविंस वाइज डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज बनी हुई हैं। उन सब का क्या बेसिकली फंक्शन होता है? उन सब का फंक्शन होता है कि उन्होंने रेगुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हर रेगुलेटरी बॉडी के अपने अपने कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। देखिए, जनरली जिस तरह से लॉज बनाए जाते हैं या फिर कोई भी रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, आपको पता है कि वो ब्रॉडर रूल्स होते हैं, ब्रॉडर रेगुलेशंस होती हैं जो सबने फॉलो करनी है। अब उन्हीं रूल और रेगुलेशन से हम मजीद फर्दर सब कैटेगरीज बनाते जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट होती है, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जो सबने फॉलो करने हैं। अब हम अगर प्रोविंशियल लेवल पे आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो रूल एंड रेगुलेशन प्रोविंशियल लेवल पे आके थोड़े थोड़े चेंज होते जाते हैं। क्यों चेंज होते जाते हैं? बिकॉज अभी प्रोविंशियल लेवल के ऊपर वी नो कि एक फेडरल के अंदर, और फिर अगर हम डिफरेंट प्रोविंसेस में आ जाएं, फिर इन प्रोविंसेस के अंदर डिफरेंट सिटीज में आ जाए, तो सबके अपने अपने कुछ उनके रिसोर्सेज अलग होते हैं, उनके ड्रॉबैक्स अलग होते हैं। तो उसके ही रिलेटेड हम क्या करते हैं, अपने डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशन को चेंज करते हैं। सेम इज द केस विद नर्सिंग प्रोफेशन। जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उन सब के एक जनरल, जैसे इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज है, उसके कुछ जनरल रूल रेगुलेशन होते हैं। फिर डिफरेंट कंट्रीज है, अमेरिकन जो नर्सेज एसोसिएशन है, एना की हम बात करें वो, इसके अलावा पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की बात करें, इन सब की अपनी अपनी जो है डिफरेंट कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। लेकिन डिफरेंस जो होगा वो उनका सिर्फ और सिर्फ नेशनल लेवल के ऊपर होगा। ब्रॉडली वो सबके सब आईसीएन को फॉलो कर रहे होते हैं। इन रेगुलेटरी बॉडीज का क्या मकसद है, या इन कोड ऑफ एथिक्स का क्या मकसद है, कि बिल्कुल स्टार्टिंग से ही हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो नर्सेज हैं वो स्टार्ट ऑफ द करियर से ही इन एथिक्स को फॉलो करें। You all know that after completion of, whether we talk about the general nursing, 3 years completion होता है आपका, उसके बाद आप, you all have to रजिस्टर योर सेल्फ फ्रॉम विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। किस तरह से पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल आपको रजिस्टर कर लेती है? ऑब्वियसली उनके साथ उन्हें पता होता है, दे ऑल नो कि उन्होंने ये एग्जाम दिया है, दीज वर द थिंग्स जो इन्हें फॉलो करनी थी, उन्होंने सारी फॉलो की हैं, दीज आर द कोड ऑफ एथिक्स। जब हम खुद को रजिस्टर करवा रहे होते हैं विद द पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, मींस वी आर एग्रीइंग विद देम। हम उनके, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं उसके साथ हम कनेक्ट कर रहे होते हैं खुद को, कि जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के कोड हैं, जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, वी एग्री विद देम। सो ये इंश्योर करवाना होता है मकसद के स्टार्ट ऑफ द नर्सिंग कैरियर से ही, बिल्कुल स्टार्ट से हम अपने नर्सिस के अंदर इन कोड ऑफ एथिक्स को इंडल्ज करना शुरू करें, ताकि वो अपनी नर्सिंग प्रैक्टिसेस में स्टार्ट ऑफ देयर, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ देयर कैरियर वो उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। The code of ethics helps the nurse to mold to suit the activities involved in nursing care. Most importantly, code of ethics क्या करता है? nurses को mold करवाता है to कि वो अपनी activities को change करें according to the environment, according to the nursing care which is required at the specific time for a different patient. So code of ethics, like मैंने आपसे कम्युनिकेशन की बात की थी। इफ़ वी डिस्कस एग्जांपल, छोटी सी मैं आपको यहाँ पे दूंगी कि कुछ लोगों की अगर आदत होती है कि मे बी कोई बहुत रूडली किसी से बात करता है, दिस इज द वे हाउ ही और शी बिहेव विद एनीवन। बट जब हम अपने पेशेंट्स के साथ बात कर रहे होते हैं, सो वी ऑल हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, वी ऑल हैव टू फॉलो द कोड ऑफ एथिक। उस वक्त हमें अपने, हमने जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन पढ़ी है, हमने जो डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ी हैं, हमने जो भी कम्युनिकेशन के बारे में सिंस फ्रॉम आवर फर्स्ट ईयर हम पढ़ते आए हैं, वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं, एंड प्लस हमारे माइंड में वो तमाम कोड ऑफ एथिक्स होते हैं जो हमें बीइंग अ नर्स फॉलो करने हैं। सो जो हमारा बिहेवियर है, आवर कम्युनिकेशन स्किल्स, वो ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाती हैं, हम खुद को मोल्ड करना शुरू हो जाते हैं
बिकॉज वी हैव टू परफॉर्म द नर्सिंग केयर। अब हमने जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है, द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर नर्सिंग केयर इज दैट वी have to communicate very softly, politely with our patients. So ये जो कोड ऑफ एथिक्स है यही हमें हेल्प आउट कर रहे हैं हमारी तमाम नर्सेस को कि वो अपने बिहेवियर में और अपने एक्टिविटीज में चेंजेस लाएं और उसे मोल्ड करें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। Self-regulating these activities help a nurse to be sincere, honest, truthful, faithful and disciplined। अब ये तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि हमने अपनी एक्टिविटीज़ को किस तरह से मोल्ड करना है, चेंज करना है, वो सब तो मैंने आपको बताया। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे अच्छी बात इज़ सेल्फ रेगुलेशन, कि अगर ये तमाम एक्टिविटीज़ नर्सेज खुद से करेंगी, सेल्फ रेगुलेटरी करेंगी, यानी उन्हें कोई नहीं बताएगा कि आपने अपने पेशेंट से बात किस तरह से करनी है, उन्हें कोई नहीं बताएगा दैट यू हैव टू यूज द डिफरेंट थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स while you are working with your patient, उन्हें कोई नहीं बताएगा that you all have to be honest with the with your patient, you all have to be honest with your society, with your hospital, उन्हें उन्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी that you all have to be very careful while you are using the physical resources of your ward area. You all have to be faithful towards your hospital or your organization you are working with, or you have to be truthful, you have to say truth to your patient। आप सोचे जब ये इतनी सारी बातें हम खुद से अपने अंदर जो है इसको एक तो पैदा करना शुरू कर देंगे, प्लस हम खुद से उसकी मॉनिटरिंग करना शुरू कर देंगे, रेगुलेट करना शुरू कर देंगे उसको, जहां हमें ये चीज़ें कम होती नजर आएंगी हम खुद के ऊपर दोबारा से उस पर जो है उसको हम चेकआउट करना शुरू करेंगे। तो जब हमारा खुद का सेल्फ रेगुलेशन का सिस्टम हमारे अंदर डेवलप हो जाएगा तो वो तमाम चीज़ें नर्सेज जो हैं वो ऑटोमेटिकली दे विल बी सिंसियर, दे विल बी ऑनेस्ट, दे विल बी ट्रूथफुल, faithful and disciplined in their organizations। यस सुंदस, यू आर राइट कि कोड ऑफ एथिक्स में ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जॉब के लिए। ओके जी, नेक्स्ट हमारा है एलिमेंट्स है ऑफ एथिकल कोड। एथिकल कोड कोई भी, जिस तरह से अभी आपको बताया था कि एथिकल कोड जो है वो हर रेगुलेटरी बॉडी जो होती है उनके अपने अपने डिफरेंट कोड्स होते हैं, तो उसके एलिमेंट्स हम देख लेते हैं कि जिसके बगैर आपका कोई भी एथिकल कोड जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। There are at least 4 elements that aim to create an ethical culture and behavior of employees within an organization। At least 4 elements हैं जो किसी भी एथिकल कल्चर को क्रिएट करते हैं और आपके एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे डेवलप करते हैं। सो एथिकल कोड के एलिमेंट क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अ रिटन कोड ऑफ एथिक्स एंड स्टैंडर्ड। सबसे पहले तो यही है कि रेगुलेटरी बॉडी के एथिकल कोड होने चाहिए, नहीं वो रिटन फॉर्म में होने चाहिए, रिटन आपके कोड्स होने चाहिए एथिक्स के या फिर स्टैंडर्ड के। सेकंड इज एथिक्स ट्रेनिंग फॉर एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज। जो एथिक्स हैं सिर्फ और सिर्फ उसको रिटन डॉक्यूमेंट बना देना, उसको फाइल अप करके आप ऑफिस में रख दें, उसको आप फ्रेम करवा के जो है ना वॉल्स के ऊपर हैंग कर दें, दिस इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे यू आर बेसिकली नॉट इम्प्लीमेंटिंग एथिकल प्रैक्टिसेस और एथिकल कोड इन योर हॉस्पिटल एरिया। एथिक्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। एथिकल कोड्स आपने बना दिए हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स आपने बना दिए हैं, सबसे पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उन वर्ड्स के पीछे जो एलैबोरेशन मौजूद होती है वो सब, ये सब ट्रेनिंग के अंडर आता है, उसकी एलैबोरेशन ज़रूरी है। प्लस एथिक्स की ट्रेनिंग मीन्स, एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगी, इफ़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ कोड ऑफ एथिक्स लाइक we have to be polite with our patient, or we have written a sentence that we have to use therapeutic communication techniques with our patients. So um, although we all have learned in our nursing profession, but in spite of that, when you are in your
practical life, when you are in your practices in the ward area, वहाँ this is very necessary कि आपको now what is therapeutic communication, उस चीज़ को elaborate करना ज़रूरी है. Then what are the therapeutic communication techniques, उन्हें elaborate करना ज़रूरी है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनकी ट्रेनिंग किस तरह से होती है, एक्सपीरियंसेस से होती है, ऑब्जर्वेशन से होती है. अब थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स होती क्या है, उन्हें प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाना है. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर्स कि आपके अंडर, आई विल नॉट से दैट ओनली सीनियर्स, जो भी लोग पहले से वहाँ काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एथिकल कोड्स काम कर रहे हैं, वो अपने नए आने वाले तमाम लोगों को वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाएं. और प्लस ट्रेनिंग दी जा सकती है उनके डिफरेंट साइमुलेशन टेक्निक्स यूज करके. तो सिंपली एथिक्स की ट्रेनिंग दी जाए. और उस देखें यहाँ पे आपको सबसे पहले मैंने वर्ड यूज किया एग्जेक्टिव्स. लाइक डायरेक्ट आपने सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज के ऊपर नहीं चले जाना है. सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज को कोड ऑफ एथिक्स सिखा देने से आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन नहीं कर सकती. आप अपने पेशेंट्स को गुड एथिकल केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते. यू ऑल हैव टू ट्रेन योर एग्जीक्यूटिव्स एज वेल एंड योर मैनेजर्स एज वेल. सो डिफरेंट सॉरी सेकेंड थिंग फॉर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एथिकल कोड ये है कि उस सिर्फ और सिर्फ रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं बना लेना, बल्कि उन एथिकल ट्रेनिंग जो है उसे आपने परफॉर्म करके दिखाना है, एग्जेक्टिव्स को भी, मैनेजर्स को भी और एम्प्लॉयज को भी. The availability of ethical situational advice such as advice lines or offices, यानी availability of ethical situational advice. अब ये सारी चीजें हो गई. थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ऑल्दो वी नो कि एथिकल कोड में आपके पास तमाम सिचुएशन जो आप फेस कर सकते हैं वो सब उसके अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन देखें सम टाइम ऐसा भी होता है कि कोई एथिकल सिचुएशन अराइज हो जाती है. अब एथिकल सिचुएशन जो अराइज हो गई है, अब वहाँ मे बी कि कोई एक डिफरेंट सिचुएशन अराइज हो गई है, कोई जूनियर हो सकता है, कोई अनएक्सपीरियंस्ड हो सकता है, उसे नहीं समझ आ रही कि ये एथिकल डायलेमा अराइज हो गया है वार्ड एरिया में, या मेरे साथ ये एथिकल डायलेमा जो है मुझे फेस करना पड़ रहा है. नाउ आई हैव टू रिजॉल्व दिस एथिकल डायलेमा बट इन द लाइट ऑफ एथिकल कोड. अब अगर कोई न्यू एथिकल इशू अराइज हो गया है, सो हमारे पास वहाँ पे सिचुएशनल एडवाइसेस मौजूद होनी चाहिए. अब वो एडवाइसेस कौन देगा, मैंने आपको बताया कि जो अनएक्सपीरियंस लोग होते हैं, जूनियर लोग होते हैं, ऑब्वियसली उनके लिए कुछ एडवाइस लाइंस मौजूद होनी चाहिए या ऑफिसर्स मौजूद होने चाहिए, यानी कोई सीनियर्स मौजूद हों जो इन चीज़ों से ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हों, या फिर अगर वो उन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं भी कर चुके होते तो भी आपको पता है कि जो सीनियर्स होते हैं ऑब्वियसली उनके पास डिफरेंट सिचुएशनल सिनेरियोज के एक्सपीरियंसेस मौजूद होते हैं जिसकी बेस पर वो उन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं. सो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपके पास एडवाइस लाइंस भी मौजूद होनी चाहिए. एंड देन इज कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम. अब कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए. पहली बात तो ये कि रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए. रिपोर्टिंग किस चीज़ की रिपोर्टिंग होनी चाहिए? रिपोर्टिंग इस चीज़ की होनी चाहिए सिंपल कि जो आपके एथिकल कोड्स हैं उन्हें फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, कौन उन्हें फॉलो कर रहा है, कितना % उन्हें फॉलो किया जा रहा है. और ये जो रिपोर्टिंग सिस्टम है इट शुड बी कॉन्फिडेंशियल. लेकिन वरना कॉन्फ्लिक्ट अराइज होना शुरू हो जाते हैं. कॉन्फिडेंशियली एक तो कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज होना शुरू हो जाते हैं, और दूसरा देखें वाइल यू आर परफॉर्मिंग एनी ड्यूटी इन द वार्ड एरिया. सो अगर लाइक मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं आपको देती हूँ, अगर मैं एक वार्ड एरिया में काम कर रही हूँ, वेदर मैं एक पेशेंट के साथ काम कर रही हूँ, ठीक है. अगर मुझे पता होगा कि हाँ कि मेरी कोई टीचर है, शी इज कंटिन्यूसली ऑब्जर्विंग मी, तो ऑब्वियसली आई विल फॉलो माई प्रोटोकॉल्स. मैं पेशेंट को आईवी कैनुलेशन पास कर रही हूँ, मैं फुल प्रोटोकॉल फॉलो करूंगी, मैं सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करूंगी. कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रही हूँ, पेशेंट से बात अच्छे से करूंगी. क्यों? बिकॉज आई नो माई टीचर इज ऑब्जर्विंग मी. ऑब्वियसली वो मेरी या फिर अगर हम इसी तरह से बात करते हैं, मैट्रन इज ऑब्जर्विंग यू, सो आप सबको पता है कि आपके अप्रेजल्स लिखे जाएंगे. तो यहाँ पे थोड़ी सी बाइसनेस आ जाती है. हम इंटेंशनली जो है पेशेंट्स को इस तरह की केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सेल्फ रेगुलेशन, तो एथिकल कोड का मकसद ये है कि इंटेंशंस नहीं होनी चाहिए. इस मामले में मैं कहती हूँ कि अनइंटेंशनली आपकी लाइक इट शुड बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट शुड बी द पार्ट ऑफ योर केयर.
आपकी आदत हो जानी चाहिए ये कि आपने पेशेंट से थेराप्यूटिकली कैसे बात करनी है, आपने पेशेंट से पोलाइटली बात किस तरह से करनी है, आपने हर प्रोसीजर के एसओपीज को फॉलो करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो रिपोर्टिंग सिस्टम है इट शुड बी कॉन्फिडेंशियल। आपको कॉन्फिडेंशली जो है ऑब्जर्व किया जाए, आपकी प्रैक्टिसेस को ऑब्जर्व किया जाए और फिर आपको उस पर फीडबैक दिया जाए कि आप ये एथिकल कोड्स या फिर एथिकल चीज़ें हैं जिन्हें आप फॉलो कर रहे हैं और ये चीज़ें हैं कि जिनको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्लियर है बेटा सबको? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ओके, चले अब हम वैसे तो 51 हुए, चले 10 मिनट हैं, हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा फिर समराइज कर लेंगे। ओके, कोड ऑफ एथिक्स बाय आईसीएन, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं उन्हें हम देख लेते हैं। द मेन एम ऑफ दिस रेगुलेटरी बॉडी इज टू एग्जीक्यूट द कोड ऑफ एथिक्स टू प्रोमोट हेल्थ, प्रिवेंट इलनेस, रिमूव सफरिंग and ensure provision of equal care to all patients, irrespective of their caste, creed, rule, religion, sex, age, culture, social and political status. So, as we have already discussed, International Council for Nurses is the regulatory body for nurses. काम क्या है इसका, मेन जो इसका एम है वो क्या है, उसने एग्जीक्यूट करवाना है कोड ऑफ एथिक्स को। जो हम बार बार आपसे बात डिस्कस कर रहे थे कि कोड ऑफ एथिक्स को सिर्फ और सिर्फ लिख कर लगा नहीं देना हमने फाइल्स में, उसे हमने एग्जीक्यूट का मतलब होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। सो इस रेगुलेटरी बॉडी का एम यही है कि जो आपके कोड ऑफ एथिक्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करवाना है। किस लिए? टू प्रोमोट हेल्थ, प्रिवेंट इलनेस, रिमूव सफरिंग, जो भी सफरिंग है आपके पेशेंट्स की उन्हें हम रिमूव कर सकें, इक्वल केयर तमाम पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकें, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो किसी भी कास्ट से हैं, उनकी जेंडर कुछ भी है, उनकी एज कोई भी है, उनका सोशल स्टेटस कुछ भी है, उनका इकोनॉमिक कंडीशन कुछ भी है, उनका पॉलिटिकल स्टेटस कुछ भी है और वो किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हैं। इन तमाम चीज़ों से इररिस्पेक्टिव होकर हमने अपने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है। The ICN Code of Ethics has four principal elements: nurses and people, nurses and practice, nurses and society, and nurses and co-worker. देखें ये चीज़ें हम काफ़ी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। हम देखें यहाँ ICN के कोड के अंडर भी इन चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। ये प्रिंसिपल एलिमेंट्स है ICN के कोड ऑफ एथिक्स के कि नर्सेज और नर्सिंग प्रोफेशन इज नॉट ओनली रिवॉल्विंग अराउंड द नर्स एंड द पेशेंट। आईसीएन भी ये कहता है that what should be the code of conduct, what should be the code of ethics between the nurse and people, nurses and their practice, nurses and society, and nurses there with their co-workers. सो ये वही रिपीट हो रहा है दैट नर्सेज एंड पीपल, नर्सेज ने जो कॉमन लोग हैं सोसाइटी के अंदर मौजूद उनके साथ किस तरह का कंडक्ट रखना है। नर्सेज हैं, प्रैक्टिस अपनी जो उन्होंने जो भी प्रैक्टिसेस परफॉर्म करनी है वो परफॉर्म करते हुए किस तरह से कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है। नर्सेज एंड सोसाइटी ओवरऑल, ऑब्वियसली नर्सेज आर डीलिंग विद द पीपल, नर्सेज आर डीलिंग विद द पेशेंट्स। सो ऑब्वियसली यही तमाम पेशेंट्स हैं जो सोसाइटी का हिस्सा हैं। सो नर्सेस का और प्लस ये है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस तरह से काम कर रहे हैं ऑब्वियसली। सो ये कौन से कोड ऑफ एथिक्स हैं व्हिच नर्सेस हैव टू फॉलो इन रिगार्ड टू देयर सोसाइटी। नर्सेज एंड कोवर्कर्स, व्हाइल नर्सेज आर वर्किंग विद देयर कोवर्कर्स, वेदर वो जूनियर हैं, सीनियर हैं, जो भी हैं, नर्सेज जब काम कर रहे हैं अपने कोवर्कर्स के साथ तो वो किस तरह से अपने कोवर्कर्स के साथ काम करेंगे, क्या 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 चीज़ें हैं
कोड ऑफ एथिक्स हमें क्या बताता है कि किस तरह से हमें अपने कोवर्कर्स के साथ काम करना है। एंड नर्सेज एंड प्रोफेशन, कि नर्सेज को मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने प्रोफेशन को किस तरह से रिगार्ड देना है। मैंने आपसे अभी जिस तरह से हमने डिस्कस किया था पॉजिटिविटी के बारे में कि किस तरह से हमने एक पॉजिटिव इमेज नर्सिंग प्रोफेशन का डेवलप करना है इन द सोसाइटी। सो ओके, आई थिंक हम लास्ट, इट्स ऑलमोस्ट 4 minutes आर लेफ्ट, तो हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, क्या क्या आपको हमने, अब आप लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी से आज आप लेक्चर को थोड़ा सा समराइज करें, क्या क्या हमने आपको पढ़ाया है। आई नीड आंसर फ्रॉम योर साइड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोड ऑफ एथिक्स को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। आईसीएन के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, जो इसके एलिमेंट्स हैं कोड ऑफ एथिक्स के, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। आईसीएन के कोड ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे। आप लोग जल्दी जल्दी से समराइज करें लेक्चर को, ज़रा मुझे भी पता लगे क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है आप लोगों की, क्या क्या पढ़ा है हमने आज लेक्चर में। अच्छा, हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है कोड ऑफ एथिक्स आईसीएन के पढ़ेंगे, उसके बाद हम पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के कोड ऑफ एथिक्स पढ़ लेंगे। फिर थोड़ा सा हम कंपेयर करके देख लेंगे कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने, फिर हमें ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैंने आपको बताया था ना कि हम इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज़ बनाते हैं, आईसीएन जैसे हमने बनाया कि उसके कोड बनाए हैं, तो वो कितना पीएनसी उनको कितना फॉलो कर रही है, उनके अंदर कितनी सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम जो नर्सेस का प्लेज होता है उसे हम उस तरह से डिटेल में प्लेज तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा उसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे कि कोड ऑफ एथिक्स के साथ उसका क्या रिलेशन है। ओके, खतीजा ने बताया है कि हमने कोड की डेफिनेशन पढ़ी है, एग्जैक्टली कोड ऑफ एथिक्स पढ़े हैं हमने, प्रिंसिपल पढ़ लिए हमने कोड ऑफ एथिक्स के, और फंक्शंस पढ़े हैं। अच्छा ठीक है, बताइए फंक्शंस क्या क्या हमने पढ़े हैं, कोड ऑफ एथिक्स के फंक्शन क्या पढ़े हैं और प्रिंसिपल क्या पढ़े हैं। अब ये दो आंसर्स मुझे चाहिए। हमने क्या क्या प्रिंसिपल बताएं, क्या क्या है, क्या प्रिंसिपल पढ़े हैं। गुले लाला कोड ऑफ एथिक्स पढ़े हैं, प्रिंसिपल पढ़ा है आईसीएन, ठीक है गुड। आलिया कोड ऑफ एथिक्स पढ़े हैं, प्रिंसिपल पढ़े हैं और फंक्शंस पढ़े हैं। ओके गुड, अच्छा लगता है आप, लेकिन कुछ ही बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, दिस इज नॉट गुड। आप सब पढ़ रहे हैं, देखिए ऑनलाइन लेक्चर से जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। कम्युनिकेशन मीडियम आपको पता है थोड़ा सा एक जो जनरल हमारा बड़ा फ्रीली कम्युनिकेशन होती है स्टूडेंट टीचर के दरमियान, उस तरह से नहीं है। बट अगर हम इस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर आपकी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। और लाइक ऑब्वियसली ये तो अच्छी बात नहीं है ना, हम अपना टाइम निकाल रहे हैं, आप सब अपनी ड्यूटीज से टाइम निकाल रहे हैं, उसके बाद भी अगर हम ना फुलफिल कर सकें जो हमारी रिक्वायरमेंट है स्टडीज की, एजुकेशन की। ओके खतीजा, रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा है हमने बिल्कुल। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फंक्शन आपने बताया, ठीक है गुड, एक याद है आपको। और अक्सा ने बताया हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल्फ रेगुलेशन है, और सुंदस ने हमें कंप्लीट आंसर दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल्फ रेगुलेशन है और गाइडेंस है। सो व्हाट इज सेल्फ रेगुलेशन? सेल्फ रेगुलेशन क्या है? आलिया रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। सो नाउ टेल मी व्हाट इज सेल्फ रेगुलेशन। ओके, 1 मिनट रह गया हमारे लेक्चर ख़त्म होने में। सो यू ऑल आर इंस्ट्रक्टेड, जो मैंने आज पढ़ाया है इसे आप सब ने पोस्ट रीड करना है, और अपने ओन पे अगर आप थोड़ा सा प्री रीड कर सकें, आई हैव डिस्कस्ड विद यू ऑब्जेक्टिव्स, आप उसे थोड़ा सा प्री रीड कर लीजिए और टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी टेस्ट से रिलेटेड मेरे पास अपडेट्स होंगी और न्यू स्केड्यूल से रिलेटेड, वो मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक जो है, यू ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।